13 नवंबर 2017 की सुबह एक 24 साल नॉर्थ कोरियन सिपाही दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी करने जा रहा था। रास्ते में मौजूद एक चेक पोस्ट पर उसे रुककर अपनी शनाख्त करवानी थी, लेकिन उस दिन वो रुकने के बजाय अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है, क्योंकि आज उसका इरादा ड्यूटी पर जाने का नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया से फरार होने का था। चेक पोस्ट पर मौजूद सिपाही बाकियों को चौकन्ना कर देते हैं और वो सब इसे पकड़ने के लिए तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हैं। इतने में वो सिपाही अपनी कार से निकलकर बॉर्डर की तरफ भागता है। गोलियों की बौछार करती ये सिपाही इसे किसी भी कीमत पर यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकते और गोलियों से छलनी होने के बावजूद भी वो दीवार को फैलाता है और वहीं ढेर हो जाता है। आखिर ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर कौन है और ये क्यों अपने मुल्क से भागना चाहता है? लेकिन इन सब सवालों का जवाब जानने से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये सवाल है कि ये ज़िंदा भी है या मर चुका है। और जिस दीवार को फैलाने के लिए इसने अपनी जान की बाजी लगा दी, वो दीवार है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर DMZ। बॉर्डर की दूसरी तरफ मौजूद साउथ कोरियन सोल्जर्स इसे ये सब करते देख रहे थे, मगर वो दिन के उजाले में इसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए रात के अंधेरे में वो चुपके से इसकी तरफ बढ़ते हैं। पांच गोलियां लगने और जिस्म का आधे से ज्यादा खून बह जाने के बावजूद भी डॉक्टर्स ने इसे बचा लिया था। पर इसकी सर्जरी करते वक्त साउथ कोरियन डॉक्टर को उसके पेट में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वो परेशान हो गए, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। 10 इंच से भी लंबे पैरासाइट्स जो इसके पेट में क्यों और कैसे पहुंचे थे, ये राज अभी नॉर्थ कोरिया में ही छुपा था। इस सिपाही का नाम था ओ जोंग सॉन्ग, जो नॉर्थ कोरियन आर्मी में ही काम करता था। और इसका अचानक नॉर्थ कोरिया से भागना किसी को अजीब नहीं लगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से भागने वाला ना ही ये पहला इंसान था और ना ही आखिरी। हर साल हजारों नॉर्थ कोरियंस नॉर्थ कोरिया से भागते हैं, पर वो ओ जोंग सॉन्ग की तरह किसी भी सूरत DMZ को पार नहीं कर सकते, क्योंकि DMZ दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर है जो नॉर्थ कोरिया को अपने जानी दुश्मन साउथ कोरिया से मिलाता है। 4 किलोमीटर चौड़ा और 250 किलोमीटर लंबा एक बफर जोन, जिसके इर्द गिर्द कमोपेश 20 लाख लैंडमाइंस, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंसेस और किसी भी सेकंड जंग के लिए तैयार 20 लाख फौजी इसकी हिफाजत करते हैं। और जो इन सब बातों में हैरान कर देने वाली बात है, वो है इस बॉर्डर का नाम, जिसका मतलब है डीमिलिटराइज जोन। एक ऐसी जगह जहाँ किसी भी वेपन और मिलिट्री का आना मना हो। लेकिन इसका ऐसा नाम क्यों है? और क्यों एक ही नस्ल के लोग जो कभी मिलकर रहा करते थे, आज वो 2 टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए? इसकी कहानी मैं कुछ देर में आपको सुनाऊंगा। पहले आप ये सुनिए कि ओ जोंग सॉन्ग सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि वो एक मिलिट्री मैन था और ज्वाइंट सिक्योरिटी एरिया से भागा था, जहाँ कोई लैंड माइन और इलेक्ट्रिक फेंसेस नहीं होते। पर किसी आम कोरियन के लिए इसको पार करना बिल्कुल खुदकुशी करने जैसा है। इसीलिए वो नॉर्थ कोरिया की दूसरी साइड यालू और ट्यूमन रिवर से चाइना की तरफ भागते हैं। यालू और ट्यूमन दोनों दरियाओं को मिलाकर चाइना और नॉर्थ कोरिया के दरमियान 1352 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर बनता है। पर इन दरियाओं को पार करना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि इन्हें तभी पार किया जा सकता है जब सर्दियों में ये दरिया जम जाते हैं। नॉर्थ कोरियाई लोग चाइनीज या साउथ कोरियन एजेंट्स को पैसे देते हैं, जो सिर्फ इन नदियों को ही पार नहीं करवाते बल्कि पूरे चाइना, फिर वियतनाम और लाओस को पार करके थाईलैंड पहुंचते हैं और थाईलैंड फिर उन्हें साउथ कोरिया भेज देता है, जहां वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। पर यह सफ़र सुनने में जितना आसान लग रहा, मेरा यकीन मानिए ये ऐसा है नहीं। और नॉर्थ कोरियन लोगों का यहाँ से भागना भी दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने शूट एंड साइट्स के ऑर्डर को और ज़्यादा सख्त कर दिया है, यानी जो नॉर्थ कोरिया से भागता दिखाई दिया उसे वहीं मार दिया जाएगा। और अब इन सिपाहियों को किसी डिफेक्टर को मारने के लिए पैसे यानी कैश प्राइज और छुट्टियां लीव भी मिलती हैं। इन नदियों में पड़ी लाशें इस बात का सबूत है कि यहाँ से कोई भाग नहीं। और अगर कोई अपनी जान पर खेलकर इसे पार कर भी ले, वो अगर चाइना में पकड़े गए तो उन्हें ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रेड, ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन और स्लेवरी जैसी काली दुनिया में धकेल दिया जाता है। और अगर इन सब में से कुछ ना हुआ तो चाइना उन्हें नॉर्थ कोरिया वापस भेज देता है, जहां सैकड़ों लोगों के सामने
उस डिफेक्टर के चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं। इस चीज़ को पब्लिक एग्जीक्यूशन कहा जाता है, जहाँ किसी मुजरिम को दरख्त या किसी लकड़ी के टुकड़े से बांधकर उस पर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। और ये सब देखने के लिए वहाँ के छोटे बच्चों तक को मजबूर किया जाता है, ताकि उनके जहनों में ये बात बैठ जाए कि अगर तुम यहाँ से भागोगे तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। और अगर कोई खुशकिस्मती से इन सब चीज़ों से बचकर साउथ कोरिया पहुँच भी गया तो नॉर्थ कोरिया में मौजूद उसके पूरे ख़ानदान के साथ साथ उसकी 3 नस्लों तक को लेबर कैंप में भेज दिया जाता है, जहाँ क्या होता है शायद आप इसके लिए अभी तैयार नहीं। पर आखिर ऐसा क्यों है कि सब कुछ जानते हुए भी ये सब लोग नॉर्थ कोरिया से भागना चाहते हैं, और क्यों नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट इन्हें रोकने के लिए सब कुछ करने को तैयार है? आखिर नॉर्थ कोरिया में ऐसा क्या चल रहा है कि यहाँ रहने वालों को अब जिंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी लगती है? नॉर्थ कोरिया 2 करोड़ 60 लाख इंसानों की एक ऐसी दुनिया जो 75 साल पहले एक जंग में मलबे का ढेर बन चुकी थी। आज वो दुनिया की चौथे नंबर पे सबसे बड़ी मिलिट्री और अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को राख कर देने वाली न्यूक्लियर हथियारों से लैस है। और इस दुनिया का मालिक है किम जोंग उन, जिसे बाप दादा की विरासत में मिली ताकत ने इंसान से शैतान बना दिया है। और ये झूठे खुदा पिछले 75 सालों से नॉर्थ कोरिया पे राज करते आ रहे हैं, जिनकी मर्जी के बिना ना कोई यहाँ आ सकता है और ना कोई यहाँ से जा सकता है। पर मैं आज आपको ले जाऊँगा नॉर्थ कोरिया की उस काली दुनिया में, जहाँ आप इंसान की दरिंदगी और जुल्म की हदें पार होती देखेंगे और जानेंगे कहानी नॉर्थ कोरिया और उसके 3 17 साल से नॉर्थ कोरिया पर राज कर रहे दूसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग इल की अचानक मौत हो जाती है। अचानक मौत ने करोड़ों लोगों को सदमे में डाल दिया और अपने बेरहम तानाशाह से मोहब्बत करते इन मासूमों की नज़रें अब किम जोंग इल के बेटे किम जोंग उन पर थी, जो तब सिर्फ 27 साल का था। और बरसों से चल रही इस खानदानी हुकूमत को संभालने की जिम्मेदारी अब उसके कांधों पर थी। लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार था? यही सवाल सतह में मौजूद कुछ ताकतवर लोगों का भी था कि आखिर ये नौसिखिया जिसे सियासत का कोई तजर्बा नहीं, आखिर वो नॉर्थ कोरिया पर राज कैसे कर सकता है? और उन ताकतवर लोगों में से एक थे जैंग सॉन्ग टेक, किम जोंग उन के अंकल, जिन्हें किम जोंग उन के बाद कीनिया का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था। वो किम जोंग इल की मौत के बाद लीडर तो बनने के हक में नहीं थे, पर फिर भी इसके सलाहकार बन गए और हमेशा उसके साथ रहने लगे। पर कहते हैं ना, एक बयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ठीक 2 साल बाद जैंग सॉन्ग टेक को वर्कर्स पार्टी की चल रही सेंट्रल कमेटी के दौरान अचानक गिरफ्तार कर लिया गया और 4 दिन बाद एक एंटी एयरक्राफ्ट ZPU-4 मशीन गन से उनके चीथड़े उड़ा दिए गए, और वो भी इनके घर वालों के सामने। 정치적 야심과 음모가이며 만고역적인 장성택을 혁명의 이름으로 인민의 이름으로 전열이 단죄 기탄하면서 उन पर इल्जाम था गद्दारी, बेईमानी, नशा, जुआ, औरतों के साथ अयाशी और सबसे बड़ा नॉर्थ कोरियन के लीडर के साथ चाले चलने का गुनाह। सुनने में आता है कि जैंग सॉन्ग टेक चाइनीज लीडर के साथ मिलकर किंग जोंग की को गद्दी से हटाने की साजिशें कर रहे थे, ताकि उसके बड़े भाई किंग जोंग नाम को नॉर्थ कोरिया का लीडर बना सके। पर सच जो भी हो, किंग जोंग ने अपने अंकल को बेरहमी से मारने के बाद 340 से भी ज़्यादा सीनियर ऑफिशियल्स को मौत के घाट उतार दिया और ये साफ जाहिर कर दिया कि मुझ पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और किंग जोंग नाम जो था तो सुतेला, मगर नॉर्थ कोरिया की गद्दी का पहला हक उसी का था। लेकिन 10 साल पहले उसे एक मामूली सी गलती पर नॉर्थ कोरिया से ही बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि 2001 में उन्हें जापान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फेक पासपोर्ट के साथ अरेस्ट किया गया था।
उनका जापान जाने का कोई खुफिया मकसद नहीं था, वो बस अपनी फैमिली को टोक्यो के डिज्नीलैंड्स घुमाना चाहते थे। किंग जॉन्ग नाम का नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ा जाना ये किम खानदान के लिए बड़ी शर्म की बात थी। इसके बाद किंग जॉन्ग नाम मकाऊ में रहने लगे। शुरुआत में तो वो मीडिया के सवालों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे, मगर एक दिन किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें नॉर्थ कोरिया का अगला लीडर ना बनने का कोई दुख है, तो जो जवाब उन्होंने दिया उसने उनकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी। 장남인데 후계자로 되지 못한 거에 대해서는 괜찮습니까? 아예 저는 뭐 원래 그 점에 대해서 그 유감스러운 점도 없고요. 또 관심도 없었을 뿐더러 개인적으로 3대 세습에 대해서는 저는 반대를 합니다. वो अंदर ही अंदर CIA को नॉर्थ कोरिया और किंग जोंग उन के सारे कारनामों की जानकारी भी दे रहे थे। Tonight reports that Kim Jong-un's older half-brother, Kim Jong-nam, was secretly working for the CIA after being exiled from North Korea. वो इंसान जो किसी की ना बर्दाश्त ना कर सकता हो, वो अपने भाई के हाथों चल रही साजिशों पर चुप कैसे रह सकता था। 13 फरवरी 2017 को मलेशिया के कोलालमपुर एयरपोर्ट पर किंग जोंग नाम का कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने का तरीका भी बड़ा ही बेरहम और अनोखा था, क्योंकि इसमें किसी गोली का नहीं बल्कि VX केमिकल का इस्तेमाल किया गया। इंसान के हाथों बनाया गया दुनिया का सबसे ख़तरनाक नर्व एजेंट, जिसकी एक बूंद भी खून में चली जाए तो इंसान का अपना मांस अपना गोश्त ही हड्डियों पर इतना जोर डालता है कि वो टूटने लगती है। जिन 2 लड़कियों ने ये केमिकल उनके चेहरे पर मला था, वो किंग जुम नाम को जानती तक नहीं थी और ना ही ये जानती थी कि वो उनके चेहरे पर VX लगा रही है, बल्कि उन्हें ये कहा गया था कि ये एक प्रैंक है और ये बेबी लोशन सिर्फ उस शख्स के चेहरे पर लगाना है। किंग जुम नाम ने इस हमले के बाद खुद को बचाने की कोशिश की थी, मगर बदकिस्मती से वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ गए थे। उनकी लाश जब नॉर्थ कोरिया वापस पहुंची तो उसे लेने उस दिन वही लोग आए जो एयरपोर्ट पर देखे गए थे। ऐसी हरकतें करके किम जोंग उन दुनिया को ये दिखाना चाहता था, जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। यह हंसता मुस्कुराता चेहरा जो नॉर्थ कोरिया के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद नज़र आ रहा था, वो अपने बाप दादा से भी जालिम निकलेगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। ये चेहरा शायद आपको धोखा दे जाए, पर ये उस शैतान का सबसे बदतर रूप है जिसे आपने अभी तक पूरी तरह देखा ही नहीं। और एक वक्त था जब ये शैतान भी कभी इंसान हुआ करता था। किंग जोंग उन को बचपन में ही स्विट्ज़रलैंड भेज दिया गया था, जहां वो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्न में पढ़ने लगा। उनके दोस्त हमें बताते हैं कि कैसे वो बाकी बच्चों की तरह समझदार और जोश से भरा हुआ करता था। इसे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था, पर वो एक तानाशाह का बेटा है, ये बात वहाँ कोई नहीं जानता था। यूरोप की उस दुनिया ने किंग जोंग उन पर बहुत गहरा असर डाला। आखिर एक आज़ाद मुल्क कैसा होता है, उसने वो बड़ी करीब से देखा था और कहीं ना कहीं वो उस दुनिया से प्यार भी करने लगा था। पर एक कड़वा सच कि वो अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता था। किंग जोंग उन ने लीडरशिप संभालने के बाद नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसी तब्दीलियां की जिन्हें देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। उसने नॉर्थ कोरिया में थीम पार्क, वाटर पार्क, एक्वेरियम, बास्केटबॉल कोर्ट, शॉपिंग मॉल्स और लग्जरी स्की रिजॉर्ट बनाए, जो उसे बचपन की जिंदगी की याद दिलाते रहे। या फिर वो लोगों को दिखाना चाहता था, मैं कोई तानाशाह नहीं, मैं तो एक आम इंसान हूँ जो इंसान का सुख और दर्द समझता है। पर इन सब चीज़ों को बनाने का मकसद बचपन की याद ताज़ा करना नहीं था, बल्कि अपने बाप की सिखाई गई बात को नज़र में रखना था। अगर हमेशा ज़िंदा रहना है तो अमीरों को खुश रखो और गरीबों को चुप। और ये कैसे होता है, आइए थोड़ा करीब से देखते हैं। ये है प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल। रंग बिरंगी इमारतों और हंसते खिलखिलाते चेहरों से घिरी हुई एक ऐसी हरी भरी दुनिया जो हमें उन कहानियों से बिल्कुल उलट नजर आती है जिन्हें हम आज तक सुनते आए हैं। यहाँ मौजूद आसमान छूती इमारतें, इलेक्ट्रिक बसेस, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशंस, पार्क्स, जिम, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स सब एक ऐसी जिंदगी की तरफ इशारा करते हैं जहाँ कोई भी आम इंसान रहना चाहता है। एक तरह से देखा जाए तो हर साल होती परेड्स, गेम्स और कितने ही फेस्टिवल, और इन फेस्टिवल में जश्न मनाते इन लाखों लोगों को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ ऐसा है जो इन्हें अपने ही मुल्क को छोड़ने पर मजबूर कर रहा है।
और अब जो मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। I have to do this because this is not I'm speaking. This is the people who want to tell the world what they want to say. North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. North Koreans are being terrorized today. When I was growing up in North Korea, there is no Romeo and Juliet. Every story was propaganda to brainwashes about the Kim dictators. I was born in 1993 and I was abducted at birth, even before I knew the words freedom or human rights. North Koreans are desperately seeking and dying for freedom at this moment. When I was crossing the Gobi Desert, scared of dying, I thought nobody in this world cared. It seemed that only the stars were with me. But you have listened to my story. You have cared. Thank you very much. प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया का वो छोटा सा हिस्सा है जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पार्टी मेंबर्स, डिप्लोमेट्स और सिर्फ एलीट क्लास लोग रहते हैं। किसी गरीब का इस शहर में रहना तो बहुत दूर, किम जोंग उन की इजाज़त के बिना वो यहाँ आ भी नहीं सकते। और नॉर्थ कोरिया इस शहर के ज़रिए ही पूरी दुनिया में अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है। प्योंगयांग की ये ऊंची रंग बिरंगी इमारतें आधी से ज़्यादा खाली हैं क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और ज़रूरत की आम चीज़ों का यानी बेसिक चीज़ों का कोई निज़ाम है ही नहीं। और कोई गरीब कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो इन खोखली इमारतों में कदम भी नहीं रख सकता। इन बंजर इमारतों के बावजूद भी हाल ही में किम जोंग उन ने प्योंगयांग में 10,000 नए घर बनवाए हैं, जिसका जश्न बड़े ज़ोरों शोर से मनाया गया। शायद आपको ऐसा लगे कि किम जोंग उन ये सारे काम फजूल में करता है, लेकिन ये भी इसकी एक सोची समझी चाल है। नए बनाए इन घरों का मकसद लोगों को सहूलत देना नहीं, बस इन इमारतों के ज़रिए याद दिलाना है कि मैं हूँ जिसने तुम्हारे लिए ये सब किया। नॉर्थ कोरिया में आज भी वो क्लास सिस्टम चलता है जो आज से हज़ारों साल पहले हुआ करता था। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ क्लास ज़ात पात और रंग नस्ल पर नहीं बल्कि उसकी वफादारी के मुताबिक तय होती है। नॉर्थ कोरियन रजीम के लिए जो जितना ज़्यादा वफादार होगा उसकी क्लास उतनी ही हाई होगी, और आपकी क्लास ही तय करेगी कि आप कहाँ रहेंगे, क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, सब कुछ। और बात रही वफादारी की, तो किम जोंग उन ने पूरे नॉर्थ कोरिया में 3 लाख से भी ज़्यादा खबरियों को पूरे मुल्क में फैलाया रखा है, जो बिना किसी सबूत या गवाह के हल्का सा शक होने पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी वहाँ कोई किसी पर यकीन नहीं कर सकता, और हर वक्त पकड़े जाने का डर किम जोंग उन की हर बात मानने पर मजबूर करता है। नॉर्थ कोरिया एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्री है, जिसका मतलब यहाँ कोई एक शख्स किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। वो अगर व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो अपनी चीज़ों का दाम तय नहीं कर सकता। अगर किसान है तो उसका अपनी ही फसल पर कोई हक नहीं। वो किसको बेचेगा, किससे खरीदेगा, हर चीज़ का फैसला नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट करती है। और नॉर्थ कोरिया की सारी ज़मीन का मालिक सिर्फ किम जोंग उन है। यहाँ रहने वाला कोई भी शख्स ना मुख्तलिफ सोच रख सकता है, ना मज़हब, और यहाँ तक कि वो अपनी पसंद का हेयर स्टाइल तक नहीं रख सकता। और मज़हब को तो बस रहने ही दीजिए, क्योंकि यहाँ चर्च तो है लेकिन बाइबल बैन है। चर्च वगैरह यहाँ सिर्फ टूरिस्ट को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई है। सच में ये एक एथियस्ट कंट्री है जहाँ किसी रिलीजन को फॉलो करना या उसे फैलाना कानूनन जुर्म है। पर एक अच्छी बात भी है, नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट अपने लोगों को फ्री हाउसिंग, फ्री मेडिकल केयर और फ्री एजुकेशन फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन 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 फ्री एजुकेशन
और बिल्कुल फ्री एजुकेशन देती है। लेकिन इन तीनों में क्या फ्री है, ये आप अभी थोड़ी देर में जान जाएंगे। और ये बताने के लिए कि तुम सब हमारे रहमो करम पर हो, पूरे मुल्क में किम जोंग इल और किम इल सन की मूर्तियाँ और तस्वीरें लगाई गई हैं और हर घर में इनकी तस्वीरें लगाना लाजमी है। और अगर कभी घर को आग लग जाए तो चाहे उसके बच्चे जल जाए, तस्वीरें नहीं जलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो ये दुआ करेगा कि काश मैं खुद जल जाता। इवन नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ इंटरनेट है ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ लोगों के पास फ़ोन तक नहीं है, और जिन एलीट क्लास लोगों के पास फ़ोन है वो कोई भी इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। मतलब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा एक आइसोलेटेड मुल्क। यहाँ के रहने वालों को ये तक नहीं पता कि इंसान बाहरी दुनिया में कितनी तरक्की कर चुका है। अगर इनसे ये कहा जाए कि नॉर्थ कोरिया से बाहर डायनासोर्स होते हैं तो आप मेरा यकीन कीजिए ये भी मान लेंगे। क्योंकि उनके पास इस बात को पक्का करने के लिए कोई बाहरी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सोर्स नहीं है जिससे वो इस बात को झुठला सके। और इस बात का ही फायदा किम जोंग उन बड़े अच्छे से उठाता है। जुल्म और बर्बरियत में इस शैतान का कोई सानी नहीं। एक दफा की बात है, एक अमेरिकन स्टूडेंट ग्रुप नॉर्थ कोरिया को एक्सप्लोर करने जब यहाँ आया तो उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने यहाँ आने से पहले सोचा भी नहीं होगा। बहुत से लोग नॉर्थ कोरिया की इस रहस्यमयी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ आते हैं। इनमें से एक था ओटो वॉम्बियर, 21 साल का एक नौजवान अमेरिकन लड़का जो सिर्फ 5 दिन के टूर के लिए नॉर्थ कोरिया गया था। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये 5 दिन उसकी पूरी जिंदगी ही बदल देंगे। उसे वहाँ अरेस्ट कर लिया गया और उसके रो रो कर भीख मांगने के बावजूद भी I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. उसे 15 साल हार्ड लेबर की सजा सुना दी गई, पर यूएस गवर्नमेंट की कोशिशों की वजह से उसे 17 महीने बाद वापस कर दिया गया। लेकिन जब वो वापस आया तो वो कोमा की हालत में था। He was put in a brain dead condition from torture. It was horrendous. उसकी कई हड्डियां टूटी हुई थी, जिस्म पर सैकड़ों जख्म थे और उसका ब्रेन पूरी तरह डैमेज हो चुका था। घर वापस आने के 6 दिन बाद ही वो मर गया। जानते हैं उसकी गलती क्या थी? नॉर्थ कोरिया में जिस होटल में वो रह रहा था वहाँ से उसने एक पोस्टर चुराया था। सिर्फ कागज़ पे बनी एक तस्वीर चुराने पर उसे टॉर्चर कर करके उसकी जान ले ली गई। ज़रा सोचे उस लेबर कैंप में रहने वाले लोगों के साथ क्या क्या होता होगा, वो क्या क्या सहते होंगे। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने अमेरिकन को नॉर्थ कोरिया आने पर बैन कर दिया। लेकिन इससे पहले जितने लोग वहाँ गए वो हमें इस दुनिया की झलक जरूर दिखा सकते हैं। आज तक जो भी नॉर्थ कोरिया गया उसने यही कहा कि प्योंगयांग सिर्फ अमीरों के ऐशो आराम और दुनिया को धोखा देने के लिए बनाया गया है। और हैरानी की बात तो ये है कि आम नॉर्थ कोरियन ये भी नहीं जानता कि उसके अपने ही मुल्क में लोग कितनी हसीन ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ उनके पास वो सारी सहूलतें होती हैं जो उसने कभी सोची भी नहीं है। उनके बच्चों को भी हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स और वो इन्वायरमेंट मिलती है जिसका एक आम नॉर्थ कोरियन बच्चा ख्वाब भी नहीं देख सकता। और उन्हें इस बारे में पता भी कैसे चले वो क्या सुनेंगे, क्या देखेंगे, इवन वो क्या सोचेंगे, इन सब पर गवर्नमेंट का कब्जा है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 4 टीवी चैनल्स हैं जिन पे 24 घंटे नॉर्थ कोरियन आर्मी के लिए प्यार भरे गाने, किम जोंग उन के बनाए बड़े बड़े न्यूक्लियर मिसाइल और उसके बाप दादा की झूठी कहानियां लोगों को सुनाई जाती हैं। अगर इन टीवी चैनल्स और अखबारों के अलावा किसी ने बाहर से आई चीज़ को देखा बहुत से नॉर्थ कोरियंस चाइना के बॉर्डर से आई स्मगल फ्लैश ड्राइव से
अमेरिकन और साउथ कोरियन मूवीज देखते हैं। ये बात किम जोंग उन के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर लोगों के पास शऊर आ गया, उन्हें पता चल गया कि बाहर की दुनिया कैसी है, तो उसके अपने ही लोग बगावत पर उतर आएंगे। इसी वजह से किसी भी बाहर के कंटेंट को देखने की सज़ा पब्लिक एग्जीक्यूशन या किस्मत ख़राब हो तो 15 साल की हार्ड लेबर है। इतनी छोटी सी बात के लिए मौत की सज़ा देना शायद हमें पागलपन लगे, लेकिन किम जोंग उन के लिए ये करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो जानता है दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाह को दुश्मनों ने नहीं बल्कि उसके अपने ही लोगों ने मारा था। और आप जानते हैं इतना जुल्म सहने के बावजूद भी ये अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते, क्योंकि इन्हें बचपन से ही एक साइकोलॉजिकल हथियार का निशाना बना दिया जाता है, विच इज़ ब्रेन वॉशिंग। कम्युनिज्म झंडा और सोशलिज्म आइडियोलॉजीज इन बच्चों के दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती है। किम इल संग की वो झूठी कहानी जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, वो गानों के जरिए इन्हें याद करवाई जाती है। और अमेरिका के खिलाफ इस कदर नफरत करना सिखाते हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यहाँ सिर्फ स्कूल्स में ही ये काम नहीं होता, बल्कि माँ बाप खुद इनके दिलों में इस नफरत को भरते हैं। जब किसी को उसकी माँ की कोख से लेकर मरने तक इतना ब्रेन वॉश किया जाए, तो ऐसा कैसे मुमकिन है वो इन शैतानों को अपना खुदा ना माने। छोटे बच्चों को स्कूल्स में ये भी सिखाया और दिखाया जाता है कि अमेरिका में लाखों बच्चे भूखे प्यासे कूड़े के ढेर में रहते हैं, वो भीख मांगते हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। देखो हमने तुम्हें कितनी बेहतर जिंदगी दी है, जबकि ये सारी बातें नॉर्थ कोरिया के बारे में पूरी दुनिया करती है। और ये बात सच है कि यहाँ आज भी लोग भूख से मर जाते हैं, या तो वो उस दर्द और तकलीफ की हद पार होने पर सुसाइड कर लेते हैं। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ये दिखाती है कि नॉर्थ कोरिया में ना कोई कत्ल होता है और ना ही कोई चोरी, यहाँ किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं है, यहाँ सब हंसी खुशी रहते हैं, जैसे एक कहानियों की दुनिया हो जहाँ कोई दुख कोई परेशानी है ही नहीं। इस चीज़ को प्रोपेगेंडा कहा जाता है, यानी किसी इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के पेश करना। और अपने इस प्रोपेगेंडा में नॉर्थ कोरिया दुनिया को बताता है कि हम अपने लोगों को फ्री मेडिकल केयर देते हैं, हमने कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है। और हाँ, ये बात सच है कि सारे नॉर्थ कोरियंस को फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, लेकिन आप ज़रा सोचें, जिस मुल्क में एंटीबायोटिक और ऑपरेशन के दौरान बेहोश करने वाली एनेस्थीसिया जैसी दवाई मौजूद ना हो, वहाँ कितनी मेडिकल केयर होगी। जर्नल फिजिशियन और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नॉर्बर्ट वॉलेटसन ने 1999 से 2001 तक नॉर्थ कोरिया में काम किया है। यहाँ वो एक मेडिकल टीम का हिस्सा थे। अपने काम के दौरान उन्होंने हॉस्पिटल्स की वो दर्दनाक वीडियोस रिकॉर्ड की हैं और वो हालात दिखाए हैं जो फ्री मेडिकल केयर का असल चेहरा बयान करते थे। खून से लथपथ ऑपरेशन टेबल्स, शराब की बोतलों से बनी ड्रिप्स और ऐसा बहुत कुछ। हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि ये काफ़ी पुरानी बात है, पर ऐसा नहीं है। आज भी नॉर्थ कोरिया उन्हीं हालातों से गुजर रहा है जहाँ पर वो 25 साल पहले था। ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाने की वजह से पूरी दुनिया के कितने ही मुल्कों ने नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगा दी हैं, पर किम जोंग उन खुद को बदलने के बजाय इन्हीं मुल्कों को अपने न्यूक्लियर हथियारों का निशाना बना रहा है, ताकि वो डर जाए और उस पर सवाल उठाना बंद कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।